ध्यान दीजिए बच्चों, अपन विशिष्ट उष्मा पढ़ चुके थे। विशिष्ट उष्मा के लिए अपन ने परिभाषा दी थी, एकांक ग्राम या एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। अब यहां पर जब उष्माधारिता की बात करेंगे, वो विशिष्ट उष्मा थी, विशिष्ट उष्मा भी बोल सकते हो या फिर आप उसको क्या भी बोल सकते हो, ग्राम विशिष्ट उष्मा, यानी कि एकांक ग्राम के लिए परिभाषित थी, एकांक द्रव्यमान के लिए परिभाषित थी। उष्माधारिता की बात कर रहे हैं हम। अगर उष्माधारिता की बात करेंगे तो उष्माधारिता डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखा जाता है, एचसी डेल्टा टी, एचसी से डिनोट करते हैं इसको। यहां से अगर एचसी की परिभाषा लिखने की कोशिश करें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। मुझे पता है डेल्टा क्यू किस में रहेगा, जूल में रहेगा, और ये किस में रहेगा, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई चेंज, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में, दोनों में वैल्यू क्या रहती है, सेम। क्यू को किस में लिख सकते हैं, कैलोरी में, डेल्टा टी को डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन किसी में भी लिखा जा सकता है। परिभाषा देनी हो तो डेल्टा टी को क्या मैं एकांक कर दूं क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1 केल्विन हो। तापांतर हो तो चाहे उसको केल्विन में लिखा जाए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अपन पहले बात कर चुके थे। एचसी बराबर क्या गया, यहां से इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, एचसी बराबर डेल्टा क्यू, यानी कि अपन बोलेंगे संपूर्ण वस्तु का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, उष्माधारिता बोला जाएगा। संपूर्ण वस्तु, या फिर या परिभाषा से फिर ये वाला फॉर्मूला ला सकते हो, संपूर्ण वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला अपन ने, उष्माधारिता। इसी प्रकार से मैं बोल दूं संपूर्ण वस्तु का तापमान 1 डिग्री नहीं, डेल्टा टी बढ़ाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर क्या आने वाला है, एचसी डेल्टा टी। अब मुझे निकालना है कि एचसी और जो विशिष्ट उष्मा जो मैंने पढ़ी थी उनमें क्या रिलेशन होता है। ध्यान दीजिए, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू, एक बार उसको उष्माधारिता के रूप में लिख दिया, एक बार विशिष्ट उष्मा की फॉर्म में लिख दिया। एचसी बराबर एमएस, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, एचसी बराबर कितना आ गया, एमएस। यानी कि एचसी किन किन पर निर्भर करती है, एक तो वस्तु के द्रव्यमान, और विशिष्ट उष्मा केवल किस पर निर्भर करती है, प्रकृति पर। अपन ये पढ़ा जल के लिए कितनी होती है 1, और अगर वाष्प के लिए और बर्फ के लिए बोले तो कितनी होती है 1/2 होती है, यानी कि प्रकृति पर निर्भर करती है। लेकिन एचसी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, द्रव्यमान और प्रकृति दोनों पर निर्भर करेगा। सबसे ज्यादा जो उष्माधारिता होती है वो गैसों की होती है, फिर उससे कम द्रव की, फिर सबसे कम ठोस की। सेम एस का भी वही रेशियो रहेगा, विशिष्ट उष्मा का भी, गैस के लिए सबसे ज्यादा, फिर द्रव के लिए, फिर ठोस के लिए। लेकिन गैसों में भी अधिकतम किसकी होती है, H2 की होती है, कितनी होती है 3.5, और अपन ने जो वाष्प पढ़ी है वाष्प की कितनी होती थी 1/2 होती थी। लेकिन जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए वैलिड नहीं है, पानी के लिए ये वाला ऑर्डर वैलिड नहीं है। पानी क्या होता है, हर जगह अपवाद होता है, नॉट वैलिड फॉर H2O, H2O के लिए ये चीज वैलिड नहीं है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। H2O के लिए ये चीज वैलिड नहीं है, ये जो दोनों अपन ने ऊपर लिखे हुए ये H2O के लिए वैलिड नहीं रहेंगे, पानी के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। क्योंकि देख सकते हैं आप, वाष्प की फॉर्म में कितना होता है 1/2, द्रव की फॉर्म में कितना होता है 1, ठोस की फॉर्म में कितना होता है 1/2, यानी कि यहां पर ऑर्डर मैच नहीं हो रहा इस जगह पर। गैस के लिए कितनी पड़ी थी, वाष्प के लिए अपन ने पड़ी थी 1/2, बर्फ के लिए भी पड़ी थी 1/2, द्रव के लिए सबसे ज्यादा होती है H2O के केस में। तो H2O के लिए ये वाली चीज वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए क्या रहेगी, ये वैलिड रहेगी। तो अपन को ध्यान रखना है कि एक तो Hc बराबर कितना होता है ms, और अगर आपको हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखा जाए डेल्टा क्यू बराबर Hc डेल्टा टी लिख सकते हो। जिससे वहां पर आपको द्रव्यमान गिवन होता था, विशिष्ट उष्मा गिवन होती थी, तो आप डेल्टा टी बता देते थे, उष्मा की मात्रा पता होती, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। अगर आपको विशिष्ट उष्मा ना दी जाए, क्या दे दी जाए, उष्माधारिता दे दी जाए, तो फिर डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा आपको, Hc डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। लेकिन जनरली ये काम में आता नहीं है, केवल डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी काम में आता है। लेकिन फिर भी अपन को याद होना चाहिए हमेशा, डेल्टा क्यू बराबर Hc डेल्टा टी भी होता है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं इस पे बेस्ड, और Hc की वैल्यू क्या होती है, m मल्टीप्लाइड बाई s होती है। कोई एकांक द्रव्यमान के लिए परिभाषित नहीं है, कोई किसी के लिए परिभाषित नहीं है, संपूर्ण वस्तु के लिए परिभाषित है, इसलिए अपन में कोई ग्राम वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। पहले विशिष्ट उष्मा एकांक द्रव्यमान के लिए परिभाषित थी, तो या तो नीचे केजी आता था या फिर क्या आता था, यहां पर ग्राम आता था, लेकिन ये संपूर्ण वस्तु के लिए परिभाषित है। देखिए बच्चों, अपन ने बोला ग्राम विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा क्या होती है, एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। उष्माधारिता की बात करें तो उष्माधारिता क्या होती है, संपूर्ण वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि अगर अपन बोल दें मोलर विशिष्ट उष्मा, यानी कि क्या रहेगा, नाम से पता लग रहा है 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, लेकिन फिर भी डेल्टा क्यू बराबर म्यू एस म्यू डेल्टा टी, यहां से एस म्यू की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। अगर यूनिट लिखना चाहोगे तो जूल,
म्यू की यूनिट मोल, नंबर ऑफ मोल, तो जूल पर मोल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर म्यू बराबर 1 और डेल्टा टी बराबर 1 कर दूं तो एस म्यू बराबर डेल्टा क्यू आ जाएगा। परिभाषा यहां से लिखी जा सकती है, 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे, मोलर विशिष्ट उष्मा कहेंगे। परिभाषा से अपन लिख सकते हैं 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा मोलर विशिष्ट उष्मा। म्यू मोल का बढ़ाना होगा तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई एस म्यू। म्यू मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ाएगा, डेल्टा टी बढ़ाना होगा तो ये लिखा जा सकता है। इसके बाद में अपन निकालते हैं एस म्यू और विशिष्ट उष्मा में क्या रिलेशन हो सकता है। ध्यान दीजिए, क्या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू लिखा जा सकता है क्या? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। यहां से अपन लिख सकते हैं एक बार तो म्यू एस म्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, एम एस डेल्टा टी लिखा जा सकता है। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, एस म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एम मल्टीप्लाइड बाई म्यू। एस म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन म्यू एस। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एम डब्ल्यू होता है, एम अपॉन एम डब्ल्यू होता है। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, एम डब्ल्यू लिखा जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एम डब्ल्यू। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो एस म्यू आने वाला है वो कितना आएगा अपने पास में, एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एस आने वाला है। और ये रिलेशन अपन को याद होना चाहिए, केवल 2 रिलेशन याद रखने अपन को, एस म्यू बराबर एम डब्ल्यू एस, और यहां पर अगर देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, म्यू एस म्यू डेल्टा टी होता है। दोनों चीजें याद रखनी है अपन को, यूनिट में कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जब विशिष्ट उष्मा की बात की जाएगी एकांक ग्राम के लिए तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। उष्माधारिता यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान, तो एकांक कुछ भी है ही नहीं उसमें, तो क्या रहेगा, केवल जूल पर मोल, जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें बात आएगी मोलर विशिष्ट उष्मा। मोलर विशिष्ट उष्मा की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मोल के लिए परिभाषित होगी तो अपन में क्या आना चाहिए, मोल आना चाहिए, जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक ये याद रखना है, एस म्यू इक्वल टू कितना होता है, एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एस होता है। एक ये चीज अपन को याद रखनी है इसमें। बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, या ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना या फिर गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलना, इनको अपन क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। जब एक अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में चला जाता है तो उसको क्या कहेंगे अपन, अवस्था परिवर्तन या फिर फेज कन्वर्जन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नियत ताप पर होता है अवस्था परिवर्तन। अगर मैं बोलता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ किस में बदलती है, पानी में बदलती है, तो वो पूरा प्रोसेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता रहेगा। जब तक पूरी बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगी तब तक तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो भी अपन उष्मा देते जाते हैं वो बर्फ को किस में काम आती है, पिघलाने में। जब पूरी बर्फ पिघल जाती है फिर उसके बाद तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 फिर 100 तक बढ़ता है, और फिर 100 के बाद में फिर से क्या हो जाता है, तापमान नियत हो जाता है, जब तक पूरा पानी किस में नहीं बदल जाए, वाष्प में नहीं बदल जाए। 3 अवस्था परिवर्तन अपन ने लिख रखे हैं, या तो ठोस से द्रव, द्रव से ठोस। ठोस से जब द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, गलना। कोई चीज गल जाती है, पिघल जाती है, मतलब ठोस का किसमें बदलना, द्रव में बदलना, इसको क्या बोलते हैं, गलन या फिर फ्यूजन। जब द्रव से क्या बनता है वापस ठोस, तो इसको क्या बोलते हैं, हिमकरण। हिमकरण बोलते हैं। कोई भी चीज अगर मान लीजिए द्रव है, द्रव से क्या बन जाएगी, ठोस बन जाएगी। जैसे बर्फ जमता है, पानी से बर्फ जम जाता है, जब अपन उसको फ्रीज में रखते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है, हिमकरण बोला जाता है। द्रव से जब गैस बनती है तो उसको क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। जब आप पानी को उबालते हो घर पे तो आपने देखा होगा कि कुछ जो धुआं या वाष्प जो रहती है वो निकलता रहता है, वहां से वाष्प की मात्रा जाती रहती है। उसको आप कैसे देख सकते हो, जब गैस का वापस द्रव, उसको क्या बोला जाता है, संघनन। आपने जैसे पानी उबाला, पानी को आप बॉईल कर रहे हो, पानी को आप उबाल रहे हो, उसके ऊपर अगर आपने थाली से उसको ढक दिया तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो थाली है, थाली के ऊपर वहां पर कुछ पानी की बूंदें जम जाती है। उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, कंडेंसेशन या फिर क्या बोलते हैं, संघनन। क्योंकि जो वाष्प ऊपर जा रही थी वो वाष्प थाली से चिपक कर वहां पर वापस क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, वापस किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। उसको बोला जाता है संघनन। द्रव का गैस में बदलना, वाष्पीकरण, गैस का फिर से द्रव में बदलना, क्या बोला जाएगा, संघनन। अगर ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है, द्रव में बदल ही नहीं रहा, डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में बदल गया, उसको क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वपातन। और इसको क्या बोला जाएगा, गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलने को क्या बोला जाता है, तुषार बोला जाता है। ठोस से द्रव बनने वाला, ठोस से द्रव या द्रव से ठोस बनने वाला जो भी
प्रोसेस हो रहा है वो कहां पर होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर क्या बोला जाता है, गलनांक। कहां पर होता है प्रोसेस, गलनांक पर। जब द्रव का गैस में बदलता है, जैसे पानी है, पानी बॉईल होकर किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया, तो ये प्रोसेस कहां पर होता है, क्वथनांक पर। ये प्रोसेस कहां पर होता है, क्वथनांक। ये प्रोसेस होता है क्वथनांक पर, या इसको बॉइलिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हो। जिससे पानी के लिए कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला प्रोसेस होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला प्रोसेस होता है। इसके बाद में बात करेंगे गुप्त उष्मा की। देखो अवस्था परिवर्तन, अब ऐसा तो नहीं कि जो बर्फ रखा हुआ है वो बर्फ ऑटोमेटिक पिघलने लग जाएगा, उसको कहीं ना कहीं वातावरण से या कहीं से भी उसको उष्मा मिल रही होगी तभी वो पिघलने लगा। तो इस टाइम पर जब भी बर्फ किस में बदलती रहती है, पानी में बदलती रहती है, तो अपन को पता है कि जब बर्फ पानी में बदलती है तो पूरा का पूरा प्रोसेस केवल कहां पर होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर होगा, गलनांक पर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। कहां पर होगा पूरा का पूरा प्रोसेस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर पूरा का पूरा प्रोसेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, यानी कि जब तक पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगा तब तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। यानी कि अपन बोलते हैं इस बारे में कि जब अपन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो अपन जो भी उष्मा देते हैं वो पूरी की पूरी उष्मा केवल अवस्था परिवर्तन में काम आती है, उससे तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। और तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसीलिए अपन इस उष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। अपन ने उष्मा दी लेकिन तापमान नहीं बढ़ा, केवल और केवल किसमें काम आ गया, वो अवस्था परिवर्तन में काम आ गया। जो भी उष्मा अपन ने दी थी केवल और केवल अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है, तापमान में उसकी वजह से कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, गुप्त उष्मा अवस्था परिवर्तन कहां पर होता है, नियत ताप पर। वो नियत ताप या तो क्या हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर क्या हो सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक या क्वथनांक हो सकते हैं। और जब भी उष्मा की मात्रा निकालनी हो, जब भी अगर मान लीजिए अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, मुझे उष्मा की मात्रा निकालनी हो, तो डेल्टा क्यू या क्यू बराबर क्या होता है, एम मल्टीप्लाइड बाय एल, जहां पर एल को ही क्या बोला जाता है, गुप्त उष्मा बोला जाता है। देखिए जब तापमान में वृद्धि होती है तब आप उष्मा की मात्रा लिखते हो डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी, ये लिखते आ रहे थे अपन, डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी। जब क्या हो रहा हो, तापमान में वृद्धि होती हो। जब तापमान में वृद्धि होती हो तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। एक ही चीज हो सकती है, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा या फिर ताप में वृद्धि होगी। जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा उस समय पर अपन हीट की मात्रा या उष्मा की मात्रा क्या लिखेंगे, एम मल्टीप्लाइड बाई एल। और जब ताप में परिवर्तन हो रहा होगा तब उष्मा की मात्रा क्या लिखेंगे, अपन एम एस डेल्टा टी लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब अवस्था परिवर्तन होती है तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब ताप में परिवर्तन हो रहा होता है, ताप बढ़ रहा होता है, तो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी तक गर्म करोगे तो 0 से 100 तक उसका ताप बढ़ता जाएगा, लेकिन अवस्था कौन सी बनी रहेगी, वाटर बनी रहेगी, जल बनी रहेगी, पानी अवस्था उसकी बनी रहेगी, लिक्विड स्टेट उसकी बनी रहेगी। इसलिए जब अवस्था परिवर्तन होगा तब अपन उष्मा की मात्रा लिखेंगे Q इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई एल, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब ताप में परिवर्तन होगा तो फिर अपन क्या लिखेंगे, उष्मा की मात्रा एम एच डेल्टा टी लिखेंगे। ध्यान रखना है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा या फिर ताप में परिवर्तन। जब अवस्था में परिवर्तन तो उष्मा की मात्रा Q बराबर ml, जब ताप में परिवर्तन तो Q बराबर mh डेल्टा टी। अब सबसे पहले गलन की गुप्त उष्मा। गलन वाला प्रोसेस किसको बोलते हैं अपन, गलन वाला प्रोसेस ये होता है ठोस से लेकर कहां तक, द्रव तक। ठोस किस में बदल रहा हो, द्रव में बदल रहा हो। जो बर्फ है वो किस में बदल रही हो, पानी में बदल रही हो, उसको क्या बोलेंगे, गलना बोलेंगे या गलन बोलेंगे। लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा, इसको LF से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा। पदार्थ अब गलन कहां पर होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर ही गलनांक होगा, गलनांक बिंदु पर ही होता है ये प्रोसेस। तो अपन ने बोल दिया कि जब पदार्थ के गलनांक पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, गलन की गुप्त उष्मा बोला जाएगा। और इसका मान कितना होता है, जल के लिए कितना होता है इसका मान, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। जूल नहीं है, किलो कैलोरी में, या फिर दूसरे यूनिट किसमें अपने पास, कैलोरी में। 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इधर किलो की जगह में 10 टू द पावर 3 कैलोरी लिख सकता हूं, किलोग्राम की जगह में मैं 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकता हूं। 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट, यूनिट किसमें भी आ जाएगी, कैलोरी पर ग्राम में भी आ जाएगी। LF की वैल्यू किसमें रहेगी अपने पास, या तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम में या फिर कैलोरी पर ग्राम में रहेगी। उष्मा की मात्रा कैसे लिखेंगे, M मल्टीप्लाइड बाई L। जिसे मैं बोल दूं आपसे कि 1 किलो बर्फ है, 1 किलो बर्फ को अगर मुझे पानी में बदलना है तो उष्मा की मात्रा कितनी देनी होगी, मुझे 80 किलो कैलोरी देनी होगी। 1 किलोग्राम के लिए 80 किलो कैलोरी।
मैं बोल दूं 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम में तो कितनी हो जाएगी, 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, यानी कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। वही अपन यहां पर कर रहे हैं उष्मा की मात्रा, ये एकांक किलोग्राम के लिए और ये m किलोग्राम के लिए हो जाएगी, m मल्टीप्लाइड बाई l। देखिए बच्चों, गलन की गुप्त उष्मा अपन पढ़ चुके, अब पढ़ रहे हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। द्रव के क्वथनांक पर, वाष्पन कहां पर होगा, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। द्रव के क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को पूर्णतया वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ये वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। पानी के लिए कितनी होती है, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, अगर मुझे 1 किलोग्राम पानी को वाष्प में बदलना है तो कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, 540 किलो कैलोरी। या फिर मैं बोल सकता हूं 1 ग्राम को अगर किस में बदलना है, मुझे 1 ग्राम पानी को किस में बदलना है, वाष्प में बदलना है, तो कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, किलो कैलोरी पर किलोग्राम बोल दो या फिर कैलोरी पर ग्राम बोल दो, ये इसका मात्रक होता है। और क्यू क्या लिखेंगे अपन, m मल्टीप्लाइड बाई एल भी लिखेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अवस्था परिवर्तन होता है तो m मल्टीप्लाइड बाई एल होता है। लेकिन एल कौन सी वाली आएगी, एफ वाली आएगी या बी वाली आएगी, अपन को देख के पता करना है कि वाष्पीकरण हो रहा है या फिर गलन हो रहा है। ये चीज अपन को पहचान के लिखनी है ना। या तो Q बराबर MLF लिखा जाएगा, Q बराबर MLV लिखा जाएगा, या Q बराबर MS डेल्टा T। तापमान बढ़ेगा तो Q बराबर MS डेल्टा T। ध्यान दीजिए, अगर तापमान बढ़ता है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, तापमान जब भी बढ़ेगा तो Q बराबर MS डेल्टा T। ताप में परिवर्तन हो रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो। अगर मान लीजिए, या फिर क्या लिखा जाएगा, अवस्था में जब भी परिवर्तन होगा, दो ही प्रोसेस रहेंगे अपने पास। अवस्था में जब भी परिवर्तन होगा तो Q बराबर क्या लिखा जाएगा, M मल्टीप्लाइड बाई एल। इसके दो पार्ट हो सकते हैं, या तो MLF लिखा जाएगा या फिर MLV लिखा जाएगा। हमेशा उष्मा की मात्रा अपन को ये लिखनी है, Q बराबर MLF या फिर Q बराबर MLV। ये तीन ही चीजें लिखनी रहेगी अपन को हमेशा, इन तीन के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है ना। उष्मा की मात्रा अपन ऐसे लिखेंगे, Q बराबर MS डेल्टा T। जब ताप में परिवर्तन होता है तो HC डेल्टा T भी पढ़ा था, म्यू S म्यू डेल्टा T भी पढ़ा था, लेकिन काम में केवल यही वाला आता है। जनरली अपन को पदार्थ का क्या दिया हुआ रहता है, द्रव्यमान दिया हुआ रहता है, मोल वगैरह नहीं दिए हुए रहते। और यहां पर क्या लिखा जाएगा, ML लिखा जाएगा, या तो MLF लिख सकते हैं उसको, या MLV लिख सकते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट पर हो रहा होगा, गलन वाली अवस्था में हो रहा होगा तो MLF लिखा जाएगा उष्मा की मात्रा को, वाष्पीकरण हो रहा होगा तो MLV लिखा जाएगा उष्मा की मात्रा को। अभी अपन एक क्वेश्चन लेंगे, उससे अपना सब कुछ जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी जो भी क्वेरीज है उन सबको क्लियर कर देगा। 10 ग्राम बर्फ को -20 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ है यानी कि तापमान कितना होगा, 0 से कम ही रहेगा, या तो 0 होगा या 0 से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहां से इसको किसमें बदलना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जो भी तापमान रहेगा वहां पर अपन को क्या मिलेगी, वाष्प में मिलेगी। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा बतानी है। जो पदार्थ मेरे पास है उस पदार्थ की अवस्था क्या है, सबसे पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्या है, बर्फ है। जैसे मैं उसको उष्मा देना स्टार्ट करूंगा, जब तक इसका गलनांक बिंदु नहीं आ जाता, जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाता, तब तक जो भी मैं उष्मा दूंगा उसकी वजह से इसका तापमान क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसका तापमान -20 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कहां पर आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पर आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, गलनांक होता है। गलनांक होता है यानी कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ किस में बदलना लग जाएगा, जल में बदलने लग जाएगा। तो अपन देखेंगे कि जब तक पूरे की पूरी बर्फ, जितना 10 ग्राम बर्फ थी, तो पूरी की पूरी 10 ग्राम बर्फ जब तक पानी में नहीं बदल जाती, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन जाना चाहिए, जल बन जाना चाहिए, तब तक तापमान कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। जब तक 10 ग्राम थी, 10 ग्राम बर्फ पूरी की पूरी किसमें नहीं बदल जाए, 10 ग्राम जल में नहीं बदल जाए, तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तापमान केवल कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जल बन चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन चुका है। अब जैसे आप इसको गर्म करोगे और तो पानी क्या होने लगेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन मुझे पता है पानी का टेम्परेचर अधिकतम कहां तक बढ़ सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन जाएगा, ये जल बन जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इसका तापमान जल का नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ। अब 101 नहीं हो सकता, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या बनने लग जाती है, जल की वाष्प बनने लग जाती है। तो जब आप इसको उष्मा दोगे तो ये सबसे पहले पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या बनेगी अपने पास में, वाष्प बनेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की।
और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प बन जाती है, अब इसके बाद में फिर से अगर आप गर्म करने लगोगे इसको, फिर से इसको उष्मा देने लगोगे, तो वाष्प का तापमान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और फिर यहां 100 से कहां पे चला जाएगा, ये फाइनली जितना भी आप बढ़ाओगे वाष्प का तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब वाष्प के बाद में, गैस बनने के बाद में और कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो मान लीजिए कहां तक लेके जाना है अपन को, 120 डिग्री सेंटीग्रेड की ये वाष्प बना दी अपन ने। मान लीजिए इस वाले प्रोसेस में मैं उष्मा की मात्रा लिख देता हूं Q1, इस वाले में लिख देता हूं Q2, इस वाले प्रोसेस में लिख देता हूं Q3, इस वाले प्रोसेस में लिख देता हूं Q4, इस वाले प्रोसेस में लिख देता हूं Q5। अगर मैं Q1 की बात कर रहा हूं तो Q1 में क्या हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिए, जब आपने ऐसा एक बार ऐसी ग्राफ बना दिया या इस टाइप का कुछ ये लाइन डायग्राम बना दिया, उसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखिए यहां भी बर्फ है, यहां भी बर्फ है, यानी कि अवस्था में तो परिवर्तन नहीं हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। क्या, -20 से तापमान कितना हो चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। यानी कि जब यहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल और केवल ताप में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए Q का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, ms डेल्टा टी लिखा जाएगा। तो Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ms डेल्टा टी इसको लिखा जा सकता है, ms डेल्टा टी। यहां देखिए इस जगह पर बर्फ से क्या बन रहा है, जल बन रहा है। बर्फ से अगर जल बन रहा है तो यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, गलन हो रहा है। क्या ये वाष्पन थोड़ी हो रहा है, बर्फ का जल में पिघल रही है, गलन हो रहा है। गलन हो रहा है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, MLF लिखा जाएगा। Q3 की अगर बात करें तो Q3 यहां पर देखिए, ध्यान से देख लेना, यहां पर केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ था, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अपन ने पहले भी बोला था जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ थी, पहले पूरी की पूरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में बदलेगी, यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर अब देखिए, अब अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ताप में परिवर्तन हो रहा है। 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है तापमान। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, जब ताप में परिवर्तन होता है तो ms डेल्टा टी लिखते हैं। देखिए अब Q4 की बात करें तो जल से किस में बदल रहा है, ये वाष्प में बदल रहा है, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल और केवल क्या हो रहा है, इसका वाष्पीकरण हो रहा है, केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है Q बराबर ml लिखा जाएगा। L कौन सा, F वाला लिखा जाएगा या V वाला लिखा जाएगा, बताइए। यहां पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है तो Q बराबर क्या लिखा जाएगा, MLV लिखा जाएगा। Q5 देखिए, अब Q5 में मुझे पता है कि यहां से वाष्प की वाष्प ही है, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और जब भी तापमान में परिवर्तन होता है Q बराबर क्या लिख दिया जाएगा, ms डेल्टा टी अपन लिख सकते हैं। अगर मैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबको जोड़ दूं मैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से 120 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प बनाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। सबको एक 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते हैं। Q1 बराबर ms डेल्टा टी। मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है बच्चों, 10 ग्राम। मैंने बोला था कि जब भी अगर मास ग्राम में हो तो जो S है वो भी किसमें होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। याद आ रहा होगा आपको, अगर मास ग्राम में है तो S किसमें होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मास किलोग्राम में होता तो एक किसमें होना चाहिए, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में। तो मास ग्राम में तो S किस में आना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में। मुझे पता था बर्फ के लिए और वाष्प के लिए तो मैंने 1/2 लिखी थी उसकी वैल्यू, और जो पानी होता था पानी के लिए अपन ने लिखी थी 1। याद रहना चाहिए बच्चों वो वाली वैल्यू। तो यहां पर अपन लिख देंगे कितना हो जाएगा, 1/2। डेल्टा टी कितना हो रहा है, -20 से 0 कितना बढ़ चुका है, 20 बढ़ चुका है। कितनी आने वाली ये वैल्यू अपने पास, इसको सोल्व करें तो आ जाएगी 100 कैलोरी। Q2 देखिए, MLF मास कितना है, 10। चलो MLF मास कितना है, 10 ग्राम है। अगर ये ग्राम है तो फिर ये किसमें आएगा, कैलोरी पर ग्राम में। जब मास है उसके हिसाब से अपन को L की या S की वैल्यू लेनी होती है। मास अगर ये ग्राम में है तो यहां पर भी वैल्यू ही आनी चाहिए जिसमें ग्राम वगैरह आ रहे हो। तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, 80 लिख देता हूं, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कितना हो जाएगा, ये 800 कैलोरी हो जाएगा। Q3 वाली उष्मा अगर मुझे लिखनी हो तो Q3 में फिर से तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में परिवर्तन यानी कि इसको ms डेल्टा टी लिख दूं क्या मैं फिर से, तो ये ms डेल्टा टी। मास बोलिए कितना रहेगा, मास 10 ग्राम ही है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। S का मान पानी के लिए कितना होता है, 1 होता है। डेल्टा टी कितना, 0 से 100 जा रहा है यानी कि 100 लिख दिया जाए। 0 से 100 डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 कैलोरी आ जाएगा क्या। Q4 फिर से क्या आ रहा है, MLV आ रहा है अब की बार, क्योंकि वाष्पन हो रहा है। वाष्पन हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा, MLV लिख दूं क्या इसको,
मास 10 ग्राम है, एलवी की वैल्यू कितनी होती है 540, यानी कि ये 5400 कैलोरी हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या बचा, लास्ट का बचा है Q5। Q5 बराबर कितना रहेगा MLV MS डेल्टा टी। Q5 बराबर कितना रहेगा MS डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, MS डेल्टा टी। मास कितना है 10, एस की वैल्यू 1/2, वाष्प के लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये भी कितना आने वाला है 100 कैलोरी। लिख दूं क्या इसको भी? अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास Q टोटल आ जाएगा। Q टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 1000 और 1000 कितना आ जाएगा 2000 हो जाएगा, और ये यानी कितना आ जाएगा 7400 कैलोरी उष्मा अपन को टोटल इसको देनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बच्चों एक बार विशिष्ट उष्मा और एल, इनकी मात्रकों को आप अच्छे से समझ लेना है ना, क्योंकि जब भी अगर आपके पास मास ग्राम में होगा तो आपको एल की या एस की यूनिट भी वही लेनी है जिसमें क्या रहा हो ग्राम। अगर मास किलोग्राम में है तो फिर आपको उनकी यूनिट भी क्या लेनी है, किलोग्राम वाली लेनी है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन से बोला गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 10 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदलना है। देखो ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसके में। यहां पर भी जो ताप लिखा हुआ है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, और जो वाष्प अपन बना रहे हैं वो भी कहां की 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प है। केवल जो जल था उसकी अवस्था को मैंने परिवर्तित कर दिया। जल की अवस्था थी उसको किसमें परिवर्तित कर दिया, अपन ने वाष्प में परिवर्तित कर दिया है। तो अपन क्या लिख रहे हैं, केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जल था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल किसमें परिवर्तित हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। क्या केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है क्या इसकी में? केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन होता है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, Q बराबर ML लिखा जाता है क्या? तो यहां से अपन इसके लिए अगर Q लिखना चाहे तो Q बराबर क्या लिखा जाएगा ML। लेकिन L कौन सा वाला आएगा, F वाला आएगा या V वाला आएगा? क्या हो रहा है यहाँ पर, गलन हो रहा है या फिर वाष्पन हो रहा है? तो अपन देखेंगे वाष्पन रही यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, वाष्पन हो रहा है। अगर वाष्पन हो रहा है तो लेटेंट हीट कौन सी आएगी, वेपराइजेशन वाली आ जाएगी। Q बराबर M मल्टीप्लाइड बाई LV। मास देखिए, मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, यानी क्या लिख दिया 10 ग्राम। अगर ये ग्राम में है तो फिर एल की वैल्यू भी मुझे वही लेनी है जिसमें यूनिट में क्या आता हो, ग्राम आता हो। मैंने पढ़ा था एल की 2 वैल्यू होती है, तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम या फिर क्या होती है कैलोरी पर ग्राम। ये बोला था अपन ने। एल वी इज इक्वल टू कितना होता है जल के लिए, एल वी इज इक्वल टू 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, या फिर क्या बोला था कैलोरी पर ग्राम। तो कौन सी वाली यूनिट लेंगे अपन, कैलोरी पर ग्राम वाली लेंगे, क्योंकि मास भी किस में है, ग्राम में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट और उष्मा की मात्रा किस में आएगी, कैलोरी में आएगी। ये 540 कितना आ जाएगा यहां से अपने पास 5400 कैलोरी आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा उष्मा की मात्रा बच्चों, 5400 कैलोरी उष्मा की मात्रा आ जाएगी। यानी कि ये किसके लिए था, केवल और केवल क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। जब भी केवल अवस्था परिवर्तन होगा Q का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, M मल्टीप्लाइड बाई L लिखा जाएगा। देखिए बच्चों अब अपन पढ़ने वाले हैं तापीय वक्र। तापीय वक्र मतलब अपन इसमें सब चीजें पढ़ेंगे कि जब भी अपन उष्मा देते हैं तो तापमान किस हिसाब से बढ़ता है, कहां पर जाकर तापमान का बढ़ना रुक जाता है और कहां पर तापमान बढ़ता रहता है। जनरली अपन को ये पता है कि अगर अपन पानी के केस में बात करें, जल के केस में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे तापमान है जहां पर पानी का तापमान बढ़ना थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, वहां पर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। अब नॉर्मल किसी साधारण अपन किसी अन्य ठोस की बात कर रहे हैं, किसी भी ठोस की। जब मैं किसी ठोस को गर्म करता हूं तो उसका तापमान तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि क्या नहीं आ जाए, गलनांक नहीं आ जाए। इधर वाली एक्सिस पर मैंने ताप बनाया है, इधर वाली एक्सिस पर मैंने उष्मा की मात्रा बनाई है। ये उष्मा की मात्रा देता जा रहा हूं, जैसे जैसे उष्मा की मात्रा देता जाऊंगा वैसे वैसे तापमान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी। तो अपन जैसे जैसे उष्मा की मात्रा इसको देते जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर अपन इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, ठोस को गर्म करना। क्या बोला जाता है इस वाले प्रोसेस को, ठोस को गर्म करना। ठोस को गर्म करना, हीटिंग ऑफ सॉलिड, ठोस को गर्म करना। लेकिन मुझे पता है जैसे एक बार गलनांक बिंदु आ जाएगा, गलनांक बिंदु के बाद में ठोस का तापमान नहीं बढ़ सकता। पहले अवस्था का परिवर्तन होगा, पूरा का पूरा ठोस किस में चला जाएगा, द्रव में चला जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रही। देखो तापमान ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता, नीचे जाने पर तापमान घटता, लेकिन तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रही। अपन उष्मा की मात्रा देते जा रहे हैं, उष्मा की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन तापमान ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तापमान क्या बना हुआ है, नियत
बना हुआ है। तापमान नियत बना हुआ है यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा। जो ठोस है वो किस में बदल रहा होगा, द्रव में बदल रहा होगा। यहां तक इसकी अवस्था क्या थी, ठोस थी। यहां पर जाकर इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी इस वाली जगह पर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गलन, या फिर क्या बोला जाएगा, गलना। या तो गलन बोल दीजिए या फिर क्या बोला जाएगा, गलना। फिर जब ये यहां पर पूरा द्रव में बदल चुका होगा, यहां पर अपन बोल चुके कि यहां पर पूरा क्या बन चुका होगा, द्रव। पूरा का पूरा ठोस किसमें बदल चुका होगा, द्रव में परिवर्तित हो चुका होगा। अब इसके बाद में अपन द्रव को गर्म करना स्टार्ट किया। अब जब द्रव बन जाता है तो फिर द्रव का तापमान बढ़ने लगेगा। द्रव का तापमान लेकिन कब तक बढ़ पाएगा, जब तक कि इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाए, क्वथनांक बिंदु नहीं आ जाए। क्वथनांक बिंदु के बाद में द्रव किसमें परिवर्तित होगा, गैस में या वाष्प में परिवर्तित होगा। तो यहां से लेकर यहां तक अपन उष्मा भी देते जा रहे हैं, लेकिन तापमान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर उष्मा देते जा रहे हैं, इधर तापमान बढ़ता जा रहा है। देखिए तापमान यहां से लेकर यहां तक पहुंच चुका है, बॉइलिंग पॉइंट तक। तो यानी कि इस वाले प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, द्रव को गर्म करना। द्रव को गर्म करना, द्रव को गर्म करना, इस वाले प्रोसेस को बोला जाएगा। जब द्रव पूरा गर्म हो चुका है, कहां तक पहुंच चुका है, गर्म होते होते इसकी लिमिट तक पहुंच चुका है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, इसका क्वथनांक बिंदु आ चुका है। अब द्रव का तापमान और नहीं बढ़ सकता है, द्रव पहले वाष्प में परिवर्तित होगा यहां से। तो यहां पर द्रव था, लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा किसमें परिवर्तित हो चुका होगा, वाष्प में परिवर्तित हो चुका होगा। और जब द्रव से वाष्प बनती है, द्रव से वाष्प बनती, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तापमान क्या बना हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट है, नियत बना हुआ है, और केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और इस वाली अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं अपन, वाष्पन। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पन। और जब ये पूरी वाष्प बन चुकी तो आप कितनी भी उष्मा देते जाइए, अब इसका तापमान हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्प को गर्म करना। वाष्प को गर्म करना, इस वाले प्रोसेस को बोला जाएगा। अपन लिख सकते हैं क्या रहेगा, ये वाष्प को गर्म करना। वाष्प को गर्म करना लिखा हुआ है बच्चा। अब ध्यान दीजिए, मुझे पता है जब ठोस को गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब वस्तु का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वस्तु का तापमान बढ़ेगा या फिर क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। जहां पे भी तापमान बढ़ता है वहां पर अपन उष्मा की मात्रा Q बराबर एम एस डेल्टा टी लिखते हैं। तो यहां पर भी मैं Q बराबर एम एस डेल्टा टी लिख सकता हूं क्या, यहां से लेकर यहां तक के लिए जो उष्मा की मात्रा है, मुझे पता है तापमान भी बढ़ा है साथ के साथ, यानी कि डेल्टा Q बराबर क्या लिख दिया जाएगा, एम एस डेल्टा टी लिख दिया जाएगा। तो अपन इस वाली के लिए लिख देते हैं डेल्टा Q बराबर एम एस डेल्टा टी, इस वाले प्रोसेस के लिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए Q1 लिखना है। Q1 बराबर एम एस डेल्टा टी, यहां से लेकर यहां तक की उष्मा की मात्रा। अब यहां से लेकर यहां तक जो उष्मा की मात्रा रहेगी, जब ठोस पूरा किसमें बदला, द्रव में बदला, तो इस वाली उष्मा की मात्रा को क्या लिखते हैं अपन, गलन वाली उष्मा होती क्या ये। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, Q बराबर एम एल एफ लिख दूंगा क्या मैं। तो यहां से लेकर यहां तक की जो उष्मा की मात्रा रहेगी, इसको क्या लिखा जाएगा, Q बराबर एम एल एफ लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, Q बराबर एम एल एफ। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप, गलन हो रहा है यहां पर। इसके बाद में फिर द्रव का तापमान बढ़ रहा है, जब भी तापमान बढ़ेगा तो उष्मा को क्या लिखा जाएगा, यहां फिर से अपन उष्मा की वैल्यू क्या लिख देंगे, Q3 बराबर एम एस डेल्टा टी लिख दी जाएगी। इस वाले में देखिए फिर से अब की बार केवल किस में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। द्रव किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की उष्मा Q4 को क्या लिख दिया जाएगा, Q4 इज इक्वल टू MLV। मैं इतनी लाइन से उष्मा को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इधर वाली एक्सिस से किसको बता रही है, उष्मा को बता रही है, इधर वाली लंबाई किसको बता रही है, ताप को बता रही है। तो अपन यहां पर Q4 बराबर क्या लिख दिया है, MLV लिख दिया है। यहां पर देखिए अब फिर से वाष्प का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वाष्प का तापमान बढ़ता है तो अपन ने तापमान बढ़ने के लिए क्या लिखा है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। तो इधर आगे जहां तक ये जाएगा Q बराबर क्या लिखा जाएगा, एम एस डेल्टा टी लिखा जाएगा। ये प्रोसेस अपने पास हो सकते हैं, या तो ठोस को गर्म करना, जब ठोस पर्याप्त मात्रा में गर्म हो जाए तो फिर किस में बदल जाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर उसके गलनांक पर किस में बदल जाएगा, द्रव में। फिर द्रव में बदल गया, अब फिर से द्रव गर्म करेंगे अपन, उष्मा देते रहेंगे तो द्रव का तापमान बढ़ना स्टार्ट होगा। द्रव का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद भी अगर आप उष्मा देते रहोगे तो द्रव अब पहले किस में परिवर्तित होगा, वाष्प में। जब पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप उष्मा देते रहोगे तो फिर वाष्प का तापमान क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और फिर निरंतर जब तक आप उष्मा देते रहोगे तापमान इसका बढ़ता रहेगा। लेकिन एक चीज जो अपने पास देखने वाली बात है, यहां पर
बाकी इस जगह पर तो जो सरल रेखा आ रही है, इस जगह पर सरल रेखा आ रही है बिल्कुल सेती जा रही है, इस जगह पर सरल रेखा आ रही है बिल्कुल सेती जा रही है, क्योंकि तापमान क्या है, नियत है। यहां पर लेकिन कुछ ना कुछ इसका ढाल आ रहा है, यहां पर भी कुछ ना कुछ ढाल आ रहा है, यहां पर भी कुछ ना कुछ ढाल आ रहा है। अगर मैं इस वाले एंगल को क्या बोल देता हूं, एल्फा, इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया है एल्फा। अगर इस वाले एंगल को मैंने एल्फा बोल दिया, इस वाले एंगल को मैं बीटा बोल देता हूं, ये वाला एंगल मैंने बोल दिया है अल्फा, यहां वाला जो एंगल रहेगा ये वाला एंगल में क्या बोल देता हूं, बीटा, और यहां वाले एंगल को मैं बोल देता हूं गामा। मुझे बताना है एल्फा बीटा गामा में से कौन ज्यादा रहेगा। मैंने बोला था जब भी एंगल की बात आ जाए या ढाल की बात आ जाए तो अपन सरल रेखा वाले क्वेश्चन को किससे सोल्व करते हैं, ग्राफ में ढाल से सोल्व करते हैं। अगर मैं इसके लिए ढाल लिखता हूं तो ढाल कितना हो जाएगा, तीनों रेखाओं के लिए केवल जहां पर स्लोप बन रहा है, बाकी इनका तो ढाल कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये तो बिल्कुल सहती हो गई है। इनके लिए लिखना है कि गामा बीटा या एल्फा में से कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा रहने वाली। तो ढाल बोलिए, ढाल क्या हो जाएगा, या तो dy बाई डी एक्स होता है या फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो अपन क्या लिख देंगे, डेल्टा टी अपॉन क्या लिख दिया जाएगा, डेल्टा क्यू लिख दिया जाएगा। जब भी सरल रेखा होती है उसके लिए आप डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हो, अदरवाइज क्या लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स। लेकिन सरल रेखाएं हैं तीनों, तो अपन ने क्या लिख दिया, डायरेक्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्स पर ताप आ रहा था, एक्स एक्स पर उष्मा की मात्रा। आपको पता है क्या कि ये जो भी अपन ने ढाल लिखा है वो केवल इन प्रोसेस के लिए लिखा है जहां पर अपन डेल्टा क्यू का मात्रा क्या लिखते थे, एम एच डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखा है अपन ने, एम एच डेल्टा टी। तो इन तीनों प्रोसेस के लिए क्या मैं डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी लिख सकता हूं क्या बच्चों। ध्यान दीजिए, पहला प्रोसेस जहां पर तापमान बढ़ रहा था, जहां पर ढाल बना हुआ है, वहां पर Q बराबर एम एच डेल्टा टी। फिर जब ढाल की वापस बात आई, बीटा वाला एंगल हुआ, वहां पर भी Q3 बराबर एम एच डेल्टा टी। फिर वापस गामा वाले एंगल की बात आई, वहां पर भी Q बराबर एम एच डेल्टा टी। यानी कि जब भी ढाल वाले क्वेश्चन की इन वाली सरल रेखाओं की अपन बात करेंगे तो इन सबके लिए अपन डेल्टा Q बराबर एम एच डेल्टा टी लिख सकते हैं। एम एच डेल्टा टी लिख देंगे, डेल्टा टी अपॉन एम एच डेल्टा टी। ढाल को क्या बोलते हैं अपन, टेन थीटा बोलते हैं क्या। डेल्टा टी से डेल्टा टी उठ जाएगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम एस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एस। यानी कि बोल सकते हैं टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन एस। एस जहां पर क्या होती है, विशिष्ट उष्मा होती है। अब बताइए सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसकी होती थी, वाष्प की होती थी। अपन ने बोला था उष्माधारिता, और जब पढ़ी थी कि उष्माधारिता सबसे ज्यादा गैस की रहेगी, फिर द्रव की रहेगी, फिर सबसे कम ठोस की रहेगी। गैसों में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होती थी 3.5। तो अगर सबसे ज्यादा इसके लिए अगर एस की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसके लिए जो एल्फा रहेगा, जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। मुझे पता है कि एस सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, गैस के लिए। फिर किसके लिए होता है एस, द्रव के लिए। फिर किसके लिए होता है एस, ठोस के लिए। तो अगर जो इनका रेशियो है उससे उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, कोण का हो जाएगा। अगर गैस के लिए एस का मान सबसे ज्यादा है तो कोण गैस वाले का ही क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, यानी कि गामा का मान क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। ठोस के लिए एस की वैल्यू सबसे कम है, सबसे छोटी वैल्यू है, तो ठोस के लिए ये जो कोण आएगा वो कोण क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ठोस वाला कोण की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। यानी कि मैं लिख सकता हूं अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन क्या रहने वाला है, गामा रहने वाला है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। पहले ठोस को अपन ने गर्म किया, जब तक इसका गलनांक नहीं आ गया तब तक इसका तापमान बढ़ता रहा, लेकिन जैसे गलनांक आ जाता है तो फिर तापमान बढ़ना बंद कर देता है, केवल तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। देखिए तापमान नियत बना हुआ है गलनांक पर, जब तक पूरा ठोस द्रव में नहीं बदल जाए। फिर द्रव का फिर से तापमान बढ़ेगा, लेकिन जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा तापमान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब पूरा का पूरा द्रव यहां पर किसमें बदलेगा, पहले वाष्पन में बदलेगा। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर जब पूरा का पूरा द्रव वाष्प में बदल चुका है, फिर आप तापमान फिर इसको उष्मा देते रहोगे तो इसका तापमान फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर तापमान बढ़ रहे हैं उन सब जगह अपन ने क्या लिखा है, एम एच डेल्टा टी। जहां पर गलन हो रहा है वहां एमएलएफ, और जहां पर वाष्पन हो रहा है उस जगह पर अपन एमएलवी लिख चुके हैं। फिर अपन ने देखा कि जहां पर भी गर्म करने वाले प्रोसेस हो रहे हैं उन जगह पर कोई ना कोई कोण बन रहा है, कोई ना कोई ढाल आ रहा है, अल्फा बीटा गामा। अपन ने देखा सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए रहने वाली है, अल्फा ज्यादा रहेगा, बीटा ज्यादा रहेगा, गामा ज्यादा रहेगा। तो अपन ने बात की ढाल को, अपन ने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया। वहां से अपने पास में आएगी ढाल किसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, विशिष्ट उष्मा के। मुझे पता था कि विशिष्ट उष्मा सबसे कम किसकी होती है, ठोस की विशिष्ट उष्मा सबसे कम होती है, इसलिए ठोस वाला कोण क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। इसलिए अपन ने लिख दिया अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन क्या रहेगा, गामा रहेगा। लेकिन ये जल वाले के लिए नहीं है, नॉर्मल सामान्य ठोस की बात कर रहे हैं। जल तो अपवाद था, अपन को याद है जल के लिए तो क्या होता था, वाष्प की और बर्फ की दोनों की वैल्यू सेम होती है। सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की होती है, द्रव की। बाकी और केसेस में क्या होता है, हमेशा ठोस के लिए
एस का मान सबसे कम होता है तो उसके लिए कोण क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात आता है यहां पर। ये वाली चीज अपन को ध्यान रखनी। और अगर कभी भूल भी जाओ तो इनको ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है, जहां पर ग्राफ आ गया वहां पर अगर आप भूल भी जाते हो तो आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि जहां पर भी ग्राफ आ गया सरल रेखा रही, यानी कि डायरेक्ट ढाल से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपन को। ढाल बराबर क्या लिख दिया जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कहीं ना कहीं अपन किसी नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्लोप वाला जो अपन ने पार्ट किया था डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, उस पे बेस्ड है। अपन को पता है कि अगर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू करें तो जो ढाल आता है टेन एल्फा जो आता है अपने पास, वो इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एस आता है, यानी कि एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वो। मुझे पता है कि जो टी और क्यू का ग्राफ है उसका जो ढाल आता है यानी कि जो टेन एल्फा आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, 1 अपॉन एम एस आता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एस आता है। यानी कि जिसके लिए एस की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसके लिए एल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे दोनों। यहां पर एल्फा किसके लिए ज्यादा है, एल्फा ए ग्रेटर देन एल्फा बी है क्या, तो अपन लिख सकते हैं एल्फा ए ग्रेटर देन एल्फा बी है, दैट्स वाई एस बी ग्रेटर देन क्या होगा, एस ए होगा। जिसका कोण ज्यादा है उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या रहेगी, कम रहेगी। जिसका ढाल ज्यादा है उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या रहेगी, कम रहेगी। मुझे पता है कोण एल्फा वाला ज्यादा था तो विशिष्ट ऊष्मा कौन सी वाली ज्यादा रहेगी, बी वाली विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा रहेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर मुझे एस ए अपॉन एस बी की वैल्यू बतानी है। अगर मुझे एस ए अपॉन एस बी की वैल्यू बतानी है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, एस ए अपॉन एस बी। मुझे पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से एम एस ए एम एस बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा बी लिखा जाएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा ए लिखा जाएगा। समान मास बोले समान द्रव्यमान के लिए, यानी कि एम से एम कैंसिल आउट। ऐसे अपॉन एस बी निकालना है, टेन थीटा बी अपॉन टेन थीटा ए कर दूं क्या। थीटा बी के लिए बोलिए, थीटा बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, 30 डिग्री दे रखा है क्या, टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको लिख देते हैं अपन एस ए अपॉन एस बी। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है, एस ए अपॉन एस बी। टेन थीटा बी बोलिए, थीटा बी के लिए अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन 30। ऐसे थीटा ए बोलिए, थीटा ए वाले के लिए कोण कितना है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री ये वाला आ जाएगा। मुझे पता है टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 60 की भी कितनी होती है, √3। तो ये 1/√3 और ये टेन 60 की वैल्यू भी क्या लिख दी अपन ने, √3। यानी कि जो अनुपात आ रहा है इनका वो 1:3 आ चुका है क्या, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू 1/3 रहेगा। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। दोनों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहां पर केवल अपन को बताना है कौन सी ज्यादा रहेगी, जिसके लिए एल्फा ज्यादा, जिसके लिए कोण ज्यादा, उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर अनुपात बताना था तो इनवर्स रेशियो में अपन ने कोण लिख दिए टेन थीटा वाले। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों एक सिमिलर क्वेश्चन है वैसा ही। अब की बार अपन ने द्रव्यमान कितना ले लिया है, 100 ग्राम। -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ताप वाली वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। वो स्टेप वाइज चलेंगे अपन। -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है। सबसे पहले कहां पर आएगी ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पर आएगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है क्या, इसका गलनांक आ जाता है क्या। यानी कि पहले कहां पर आएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पर। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से कहां पर जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल। गलनांक बिंदु आ चुका है, गलनांक बिंदु पर पहले क्या होगा, अवस्था परिवर्तन, उसके बाद ही ताप बढ़ पाएगा। पूरी की पूरी बर्फ पहले किसमें परिवर्तित होगी, जल में। जब पूरी की पूरी जल में परिवर्तित हो चुकी है तो फिर अब जल का तापमान बढ़ना स्टार्ट होगा। और जल का तापमान कहां तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल आ जाएगा, क्योंकि जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। अब जब ये क्वथनांक बिंदु पर पहुंच चुका है तो इसके बाद तापमान बढ़ना संभव नहीं है। पहले क्या होना पड़ेगा, पहले अवस्था में परिवर्तन होगा, और अवस्था में परिवर्तन होगा तो अपन बोल सकते हैं किस पर जाएगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प पर जाएगी। इसके बाद में वाष्प का तापमान मुझे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे परिवर्तित करना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प तक। मुझे पता है यहां से यहां तक तापमान परिवर्तित हो रहा है, उसमें को Q1 इज इक्वल टू में क्या लिख दूं, MS डेल्टा T लिख दूं क्या। यहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि Q2 बराबर क्या लिख दिया जाएगा, MLF लिख दूं क्या, गलन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तीसरे वाले में यहां पर Q3 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, MS डेल्टा T, क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा है केवल, और यहां पर केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, MLV लिख दिया जाएगा।
अगर इनको सोल्व करें तो Q1 इज इक्वल टू कितना आने वाला है अपने पास में, एम एस डेल्टा टी लिख लू, एम एस डेल्टा टी कौन सी अवस्था है, बर्फ वाली अवस्था है। बर्फ के लिए विशिष्ट उष्मा की मात्रा कितनी होती है, 1/2 होती है क्या, मास 100 ग्राम, एस की वैल्यू 1/2, डेल्टा टी 20 लिख दिया जाए क्या, यहां से कितनी आ जाएगी वाली वैल्यू 1000 आ जाएगी क्या। Q2 की अगर बात करें तो Q2 में क्या हो रहा है, गलन हो रहा है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाई L लिखा जाएगा। L भी कौन सा, LF वाला। मुझे पता है मास कितना है, 100 ग्राम में LF की वैल्यू कितनी होती है, 80 होती है, यानी कितना आ जाएगा ये अपने पास में 8000 कैलोरी आ जाएगा क्या। कैलोरी में क्यों आ रहा है सब कुछ, क्योंकि मास किसमें, ग्राम में, तो अपन किसमें लिख रहे हैं, एसबी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में, एलएफ भी किसमें लिख रहे हैं, कैलोरी पर ग्राम में। ग्राम से ग्राम खत्म, किसमें आएगी वैल्यू, कैलोरी में आएगी। Q3 के लिए बोलिए, Q3 फिर से कितना हो जाएगा, एमएस डेल्टा टी तापमान बढ़ रहा है 100 ग्राम है, और एस की वैल्यू पानी के लिए कितनी होती है 1, डेल्टा टी भी कितना है 100, यानी कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। Q4 की बात करें, अब फिर से किसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी क्या लिखा जाएगा, MLV लिखा जाएगा। क्या लिख दिया अपन ने, MLV लिख दिया। 100 ग्राम और कितना हो जाएगा 540, कितना आ जाएगा 54,000 कैलोरी। टोटल ऐड करें तो 54,000 और 10 64,000, 64 और 8 72,000, 72,000 और 1,000 कितना हो जाएगा 73,000। यानी कि Q टोटल की बात की जाए तो Q टोटल इज इक्वल टू अपने पास कितना आने वाला है 73,000 कैलोरी अपने पास आने वाला है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन को स्टेप वाइज चलना है। केवल इस टाइप वाले क्वेश्चन में स्टेप वाइज चलेंगे तो अपने पास टोटल Q की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। देखो अभी तो अपन को उष्मा की मात्रा कोई फिक्स नहीं थी, आपसे पूछा गया था उष्मा की मात्रा कितनी होगी, आपको इनिशियल स्टेट गिवन है, फाइनल स्टेट गिवन है, क्या पूछिए कुल उष्मा की मात्रा पूछिए। ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती रहेगी। अगली बार आपसे इनिशियल स्टेट दे दी जाएगी, Q की वैल्यू दे दी जाएगी और फाइनल स्टेट पूछी जाएगी कि फाइनली वो कहां तक आ जाएगा।